नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम एग्जामिनेशनों के लिए जैसे सुपर टेट, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो या यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी और इस तरह से अनगिनत जितने भी और बड़े एग्जामिनेशन यूपीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले अन्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। और इस श्रृंखला में ये पहला वीडियो आपके पास जा रहा है और कई वीडियो इस श्रृंखला में बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और हम आशा करेंगे कि आप इन वीडियो को पूरे देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और साथ ही साथ देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबा दें। आज हम बात करने वाले हैं गांधीवादी युग पे। गांधीवादी युग 1919 से 1942 तक चलता है। ये पहला वीडियो है। अगर आप सुने, गांधीवादी युग जो है वो 1919 से 1942 तक का युग माना जाता है। इसे हम गांधीवादी युग कहते हैं। अगर हम गांधी जी के बारे में पहले से थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ें तो 1894 ये 1894 में दक्षिण अफ्रीका गए। और आप कहते हैं दक्षिण अफ्रीका क्यों गए, तो दक्षिण अफ्रीका को दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला का एक दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा था। इसे 1894 में लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, लेकिन इन्हें वापस आने में 9 जनवरी 1915 आ जाता है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रवास कितना था, तो आंसर था कि कुल प्रवास 21 वर्ष का उन्होंने प्रवास किया था। यही आपका आंसर बना हुआ था। यानी अगर हम देखें तो महात्मा गांधी 1894 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, और 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आते हैं। और इस समय कुल 21 वर्ष का एक समय लगा हुआ है और 21 वर्ष का प्रवास है। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को भारत सरकार भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। यानी अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, आंसर होता है 1894 में। और वो क्यों गए, वो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए। महात्मा गांधी भारत कब वापस आए, आंसर होता है 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। और 9 जनवरी को ही इसीलिए भारत सरकार भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। 1915 में जब ये भारत वापस आते हैं तो उस समय एक 1914 से 1919 तक ये पहला विश्व युद्ध चल रहा है। और इसी विश्व युद्ध में अंग्रेज इनसे कहते हैं कि यदि विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद हम भारत को आजादी या डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के बारे में सोचेंगे। महात्मा गांधी पूरे जनता से यानी भारतीयों से अपील करते हैं कि वो सेना में भर्ती हों। इसीलिए उन्हें सेना में भर्ती करने वाले एजेंट की भी संज्ञा दी जाती है। आते टॉपिक पे हम थोड़ा लौट के, और 1915 में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलते हैं और वो इन्हें सलाह देते हैं कि पहले आप रुककर थोड़ा भारत की राजनीति के परिदृश्य को देखिए। यही कारण है कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो शब्द आता है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। घबराइएगा मत, ये वीडियो निरंतर आपके पास जाएगा, एक श्रृंखला बनकर जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। अब 1900 अगर हम इनके प्रमुख आंदोलन और प्रमुख घटना को यहां से देखें तो याद रखिएगा कि अब हम थोड़ा सा, आज पहला दिन है तो हम चाहेंगे कि इनके प्रमुख आंदोलनों और प्रमुख घटनाक्रमों को थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। अगर प्रमुख आंदोलन और प्रमुख घटना को देखें, हम 2 भागों में बांटते हैं जो कि हमें पढ़ना है गांधीवादी युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत। तो पहला आप देखते हैं इनका आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह है।
हम एक एक आंदोलन पे आपसे बात करेंगे, घबराइएगा मत। चंपारण सत्याग्रह है और आपको पता ही है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। नील की खेती से संबंधित आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था और तिनकठिया पद्धति का मतलब होता है 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। यानी भारतीय किसानों से कहा गया कि वो अपनी खेती के 3/20, चंपारण के किसानों से कहा गया कि वो अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील का उत्पादन करें। इसी घटना को हम तिनकठिया पद्धति कहते हैं और महात्मा गांधी का एक पहला सत्याग्रह है। दूसरे पे बात पे आए अगर हम, तो यहां पर अहमदाबाद मिल आंदोलन है। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन है, ये 1918 में है। फिर अगर हम आए तो आपके पास खेड़ा सत्याग्रह है। आज हम ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कहां से प्रश्न आते हैं। और याद रखना बच्चों, जो चीजें हम इस बोर्ड पे दे रहे हैं महात्मा गांधी से इतर, इसके अलावा प्रश्न नहीं आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 है। इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है, ये भी 1918 में होता है। उसके बाद आपके पास जो घटना घट रही है वो यहां पर अगर आप आते हैं तो असहयोग आंदोलन इनका प्रमुख आंदोलन है, जो जन आंदोलन है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये एक जन आंदोलन है। ये 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। आज हम केवल प्रमुख आंदोलनों, प्रमुख घटना पे अभी देख रहे हैं। एक एक आंदोलन पे हम विचार करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, इस वीडियो की श्रृंखला को मत छोड़िएगा, पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में है। उसके बाद आपके पास आता है, आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो देख रहे हैं ये 1930 में है। चूंकि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। अगला आंदोलन हम अगर देखें तो अगले आंदोलन पे हम आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और साथ ही अगर हम देखें तो हमारा आंदोलन होता है इन महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 1940 में है और क्विट इंडिया जो है वह 1942 में है। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ है। यानी अगर प्रमुख आंदोलनों में महात्मा गांधी के देखें तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये प्रमुख आंदोलनों में माना जाता है। अगर हम इस गांधीवादी युग में प्रमुख घटनाओं पर विचार करें तो हमारे पास हमें पढ़ना क्या क्या है, केवल आप ये देख रहे हैं। यानी एक भी प्रश्न आपके नोट से, आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर हम प्रमुख घटनाओं पे देखें तो प्रमुख घटनाओं में अगर हम देखें तो पहला हमें रॉलेट एक्ट मिल जाता है। रॉलेट एक्ट जिसे आप अंधा कानून भी कहते हैं या न वकील न दलील की संज्ञा भी देते हैं। इसके साथ ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919, इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसके बाद जब आप आते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अगर हम चाहें तो स्वराज पार्टी की स्थापना कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रमुख घटनाओं में आता है, आंदोलन में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना भी हो जाती है 1923 में।
साथ ही साइमन कमीशन का आगमन भी, साइमन कमीशन, इसका भी गठन किया जाता है। 1927 में गठन होता है और भारत में ये 3 फरवरी 1928 को यह भारत में प्रवेश करता है। साथ ही साथ इसके बाद यदि हम आए तो इसके बाद हमारे पास प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसे हमें पढ़ना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। उसके बाद अगर आप आएंगे तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 जो गांधी इरविन समझौता है। उसके बाद आप आएंगे तो आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया है, महात्मा गांधी ने भाग लिया है, क्योंकि पहले और तीसरे में महात्मा गांधी या कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, ये 1931 में है। इसके बाद आपका सांप्रदायिक पंचाट आता है। सांप्रदायिक पंचाट एक टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले आज आप देख लें कि हमें करना क्या है। सांप्रदायिक पंचाट कहिए या आप पूना समझौता कह दीजिए। 1932 में पूना समझौता, ये रैमजे मैकडोनाल्ड इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, कम्युनल अवार्ड ला रहा है और महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना का समझौता हो रहा है 1932। इसके बाद, इस घटना के बाद आप तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका आ गया 1932। और साथ ही आपके पास अगला आ गया कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग ये 1940, 23 मार्च 1940 जब पाकिस्तान द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा एक नए देश पाकिस्तान की मांग की जा रही है। साथ ही साथ याद रखिएगा, प्रमुख आंदोलनों में अगर असहयोग आंदोलन के पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक खिलाफत आंदोलन भी है, खिलाफत आंदोलन भी है। महात्मा गांधी इससे भी संबंधित है। और साथ ही गांधीवादी युग में ये भी आंदोलन आता है 1919 में ही अली बंधुओं द्वारा। यानी आपने देखा कि चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इतना हमें गांधीवादी युग में आंदोलन पढ़ने हैं। साथ ही प्रमुख घटनाओं में हमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके साथ ही स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन का गठन और साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत या पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। और साथ ही एक घटना और आती है, अगस्त प्रस्ताव, ये भी 8 अगस्त 1940 को है, 8 अगस्त 1940 को है, लॉर्ड लिथगो द्वारा। यानी गांधीवादी युग में हमें इतनी बातों पर विचार करना है। ये वीडियो लगातार आपको एक श्रृंखला के रूप में जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, जो कि पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेगा, चाहे इसके लिए 10 वीडियो क्यों ना बनाने पड़े, आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो आज एक टॉपिक छोटा सा केवल लेते हैं हम, वो हमारी होंगी कि महात्मा गांधी की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं। तो पहला टॉपिक हम यहीं से चालू करते हैं कि महात्मा गांधी की साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं। तो आइए आज देखते हैं महात्मा गांधी की साहित्यिक उपलब्धियों को। अगर महात्मा गांधी की साहित्यिक उपलब्धियों को हम देखें तो यहां से हम स्टार्ट अगर करें तो लेखक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, एक लेखक के रूप में महात्मा गांधी की पहली जो रचना है वो लंदन गाइड है। अगर आपसे पूछता है कि एक लेखक के रूप में महात्मा गांधी की पहली रचना कौन सी है, आपका आंसर होता है पहली रचना लंदन गाइड है। और दूसरा, एक बात और रखिएगा, इंडियन फ्रेंचाइज भी एक इनकी पुस्तक है। और एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसे कि दक्षिण भारतीयों, यानी ऐसे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर विचार करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? तो आंसर होता है इंडियन फ्रेंचाइज थी। दूसरा, एक यहां पे सात्विक आहार पूछता है कि सात्विक आहार के लिए महात्मा गांधी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर होता है ए गाइड टू हेल्थ। ये भी महात्मा गांधी की ही पुस्तक है, एक गाइड टू हेल्थ, जो कि सात्विक आहार के विश्लेषण के बारे में बताती है हमें। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन फ्रेंचाइज। और लंदन गाइड उन्होंने पहली लेखक के रूप में इनकी पहली पुस्तक है लंदन गाइड। साथ ही एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, इन्हीं की पुस्तक है इंडियन होम रूल। माई अर्ली लाइफ भी महात्मा गांधी की एक पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। और 1893 दक्षिण अफ्रीका में एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, इंडियन ओपिनियन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन हॉल में। और याद रखिएगा बच्चों कि रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। ये पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा सर्वोदय के नाम से किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट का अंग्रेजी अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया गया। और भारतीयों में अगर हम देखें, एक पुस्तक इन्होंने लाया था जो कि मनीषियों के द्वारा या भारतीय गायकों के द्वारा, जो हमारे संत थे उनकी उपासना के द्वारा एक पुस्तक उन्होंने उनके संकलन किया था उनके गीतों का, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से। तो सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से भी जो पुस्तक आई थी वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। और साथ ही 4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर भी आपको दिखाई दे रही हैं। 4 पुस्तकें, ये पुस्तक नवजीवन 1919 में है, यंग इंडिया भी 1919 में है, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु ये 1933 में है। और एक पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक है, याद रखिएगा, डिफेंस ऑफ डेथ ऑफ सांकेत, प्लेटो की पुस्तक है। उसका उन्होंने इसी को आधार बनाकर एक पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। यानी आपने देखा कि महात्मा गांधी की उपलब्धियों में, बहुत साहित्यिक उपलब्धियों में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कहीं से भी प्रश्न आपके पास आ सकता है और कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित है या नहीं लिखित है, या किसने लिखा है, या मिलान करने वाले प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं, या सत्य और अशुद्धि को खोजने वाले प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। अतः हम बात गांधीवादी युग की कर रहे हैं, और गांधीवादी युग की बात में बिना गांधी के ये चीजें क्लियर नहीं हो सकती, स्पष्ट नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और यहां पर आपने देखा कि गांधीवादी युग में हमारे पास महात्मा गांधी की कितनी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। फिर अगले वीडियो में आपके पास पूरा इस चैनल के द्वारा पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी आपको कराई जाएगी, जो कि आने वाले सुपर टेट, जो कि प्राइमरी या जूनियर में, या यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, या यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के जितने एग्जामिनेशन आते हैं, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहां से प्रश्नों की एक श्रृंखला भी अच्छी खासी बनती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इन घटनाओं पर बारी बारी एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।